स्टूडेंट्स, हमने पिछली वीडियो में कोल्ड वॉर के रीजंस पढ़े थे। आज हम स्टार्ट करते हैं उसके आगे का। चलिए पढ़ते हैं। दो ध्रुवीयता विश्व का आरंभ, द इमर्जेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक्स। हमें पता था पूरे वर्ल्ड में सिर्फ दो ही ऐसी सुपर पावर थी, अमेरिका और यूएसएसआर। उनके बारे में हमने पहले पढ़ा था। कोल्ड वॉर के रीजंस हमने पढ़ लिए। आज हम देखते हैं कैसे जो पूरा वर्ल्ड था वो टू पार्ट्स में डिवाइड हुआ। हमने बर्लिन वॉल के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था, उसमें हमें पता लगा था कि कैसे वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया था बर्लिन में वॉल की वजह से। चलिए, दोनों ही महाशक्तियाँ सोवियत संघ और अमेरिका विश्व में अलग अलग हिस्सों पर अपना प्रभाव दायरा बढ़ाने के लिए तुली हुई थी। अब देखिए, पूरे वर्ल्ड में सिर्फ दो ही ऐसी सुपर पावर्स थी। पहली सुपर पावर्स कौन थी? अमेरिका, दूसरी सोवियत यूनियन। ये दोनों जो एक तरीके से शक्तियाँ थी, इन्होंने पूरे वर्ल्ड पर अपना प्रभाव जो था वो बनाकर रखा हुआ था। ठीक है, देखते हैं अब क्या है। अब आपको पता होगा, इसको हम बहुत सारे नामों से भी जानते हैं। पहला यहाँ पे लिखा है पश्चिमी गुट। गुट का मतलब होता है कोई ग्रुप। पश्चिमी गठबंधन, गठबंधन का मतलब भी कोई ग्रुप ही होता है। पश्चिमी यूरोप, यूरोप भी इसे कहते हैं। तीन चार नामों से इसको जाना जाता है। यूएसएसआर भी हम कहते हैं, सोवियत यूनियन कहते हैं, सोवियत संघ कहते हैं। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ये सारे एक ही जैसे नेम होते हैं, बट थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं। चलिए, पूर्वी गुट, पूर्वी गठबंधन, पूर्वी यूरोप, इसे क्या चीज़ है? ये सोवियत यूनियन है। तो टू पार्ट्स में डिवाइड था, हमने पहले भी पढ़ा था। पूरे ही वर्ल्ड में दो ही ऐसी सुपर पावर्स थी। अब हम बात करें पश्चिमी गुट किसे कहा जाता है। अब पश्चिमी गुट किसे कहा जाएगा? अमेरिका वालों को। अमेरिका की क्या आइडियोलॉजी थी? पूंजीवाद, कैपिटलिज्म। उसका मीनिंग हमें पता है कि क्या होता है। अगर हम बात करें पूर्वी गुट के बारे में बात करें तो उसका मतलब क्या होता है? कम्युनिस्ट, साम्यवादी विचारधारा। वो भी इनके गुट को क्या कहते हैं? हम पूर्वी गुट या पूर्वी ग्रुप कहते हैं। चलिए देखते हैं, आपको समझ में आ गया। यहाँ से दो सुपर पावर थी वो डिवाइड होती चली गई थी, पूरे विश्व में अपना जो एक तरीके से प्रभाव बनाई जा रही थी। चलिए, अब देखिए, अब ये पूरे ही वर्ल्ड में दो ही सुपर पावर्स हैं। अब एक बात बताइए, आप सब सोचिए कि पूरे वर्ल्ड में सिर्फ ये दो पावर्स हैं, बाकी और भी तो कंट्रीज़ होंगी। तो उनको एक तरीके से वो क्या करती थी, इनके बीच में इनके पास दो ही ऑप्शन होता था, या वो अमेरिका के पास चली जाए या वो सोवियत यूनियन के पास चली जाए। ठीक है, तो ऐसे ही क्या किया, अब ये अमेरिका और सोवियत यूनियन क्या करते थे, ये क्या चाहते थे कि हम अपना ग्रुप जो है वो और भी बड़ा करें ताकि हम अपना डेवलपमेंट कर सकें और अपना इम्पैक्ट जो है वो सब पे बना के रखें। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, अमेरिका ने क्या किया, एक अपना संगठन बनाया, सैन्य संगठन बनाया, जिसे क्या कहते हैं? नाटो। नाटो की फुल फॉर्म बहुत बार पूछी जाती है कि नाटो कब बना और इसकी फुल फॉर्म क्या है और ये किसने बनाया। नाटो किसने बनाया? अमेरिका ने बनाया। पश्चिमी गुट ने बनाया। अमेरिका ने क्या बनाया? नाटो बनाया। नाटो की फुल फॉर्म के बारे में हम देखते हैं। नाटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो उत्तर अंटार्कटिक संधि संगठन। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म याद कर लेंगे। अब ये कब बना? ये बना था 1949 को बनाया गया था इसको। इसमें 12 देश शामिल थे, 12 देश शामिल इसमें थे। अब 12 के 12 जो इसमें देश शामिल थे, इन्होंने एक तरीके से इनका उद्देश्य ये था कि अगर हमारे पे या किसी भी एक देश पे भी कोई हमला करता है तो हम ये समझेंगे कि हमारे 12 का 12 जो देश हैं उन पे हमने हमला कर दिया है। वो सारे उनके अगेंस्ट में क्या करेंगे? लड़ाई करेंगे अगर किसी एक पे भी हमला होता है तो। वैसे ही क्या किया, हमारा जो पूर्वी गुट था या सोवियत यूनियन था, उसने क्या किया? वार्सो पैक्ट बनाया। वार्सो पैक्ट क्या है? वार्सा संधि कब बनी? ये 1955 में बनी थी। अब इसका क्या मोटिव था, इसका क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य यही था कि नाटो को एक तरीके से नाटो का मुकाबला करना। नाटो का मुकाबला करने के लिए क्या बनाया? वार्सो पैक्ट बनाया, सोवियत यूनियन ने बनाया था। चलिए, अब यहाँ पे हमारी बुक में 4 ही ऐसे सैन्य संगठन हैं जिनके हमें फुल फॉर्म याद रखने हैं और ये कब बना था, सिर्फ इतना याद रखना है, ज़्यादा नहीं। नाटो के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव के बारे में भी इसके बारे में पूछा जाता है। तो चलो हम देखते हैं, सीटो और सेंटो की फुल फॉर्म भी पढ़ लेते हैं। सीटो की फुल फॉर्म है साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब सेंटो की बात करें, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, 1 मार्क्स की फुल फॉर्म होती है। इसके स्पेलिंग वगैरह आप अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि स्पेलिंग गलत होती है तो वहाँ पे मार्क्स कट सकते हैं। इसलिए 4 ही फुल फॉर्म इस चैप्टर में ज़्यादा है, बस यही आप याद कर लीजिए, बहुत ही ठीक रहेगा आपके लिए। चलिए, अब हम बात करते हैं, मैंने अभी आपको बताया 2 ही सुपर पावर होती थी। तो ये आप सीधी सी बात है कि सुपर पावर हैं तो ये क्या करती थी,
अपने में जितने भी छोटे छोटे जो देश हो गए उन सबको अपने में शामिल करती थी, ताकि सीधी सी बात है सिर्फ एक इंसान जो है वो अगर अपने साथ बहुत सारे कम्युनिटी ले आए, बहुत सारे लोगों को अपने साथ वो ले आए, तो वो बहुत ज़्यादा ही डेवलपमेंट उसका हो सकता है। तो इसका भी ये भी क्या करता था, ये भी यही करता था। इसने क्या किया, महाशक्तियाँ जो थी वो क्यों छोटे छोटे देशों को अपने में शामिल करती थी, महाशक्ति क्यों चाहती थी कि वो जितने भी कंट्री हैं वो छोटी छोटी कंट्री उसमें शामिल हो जाए, क्यों चाहती थी? पहला पॉइंट, महत्वपूर्ण संसाधन। अब उनके पास नहीं होते होंगे, एक तरीके से हम देखें कि उन सबके पास जो छोटे छोटे देश होते थे उनके पास बहुत सारे क्या महत्वपूर्ण संसाधन होते थे, उनके पास वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो ये भी एक तरीके से डेवलपमेंट वाला इसका काम हो गया। सेकंड की बात करें, भू क्षेत्र के बारे में बात करें हम, उनको ज़मीनें मिल जाती थी, बहुत सारी हथियार सेना सब रखने के लिए भूमि मिल जाती थी उनको, आर्थिक मदद मिल जाती थी, सीधी सी बात है। उसके बाद सैनिक ठिकाने हो जाते थे जिससे वो और अच्छे से लड़ सकें। इसलिए क्या करते थे वो, अपने महाशक्तियाँ क्या करते थे, अपने में छोटे छोटे देशों को शामिल करते थे ताकि वो और ज़्यादा अपना वर्चस्व बना सके और बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाए। ये ऐसे ही एक तरीके से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आपसे 3-4 पॉइंट पूछे जा सकते हैं कि क्यों ऐसा, क्या कारण थे जिनके कारण महाशक्तियाँ अपने में छोटे छोटे देशों को शामिल करती थी। चलिए, अब छोटे देशों को महाशक्तियों के साथ जोड़ने से क्या लाभ होता था? अब सीधी सी बात है, कोई उसके साथ जोड़ता होगा तो उसको भी तो कोई बेनिफिट चाहिए होता था, तो इसको भी 3 बेनिफिट मिलते थे। पहला, सुरक्षा का वादा। अब सीधी सी बात है, ये पावरफुल कंट्री है तो इसको क्या मिलेगा? सुरक्षा का वादा मिलेगा उससे, इसलिए वो जोड़ते थे। दूसरा, इसको हथियार वगैरह भी मिलते थे। तीसरी, आर्थिक मदद मिलती थी इसको। यही सारे कारण थे जो ये दोनों एक दूसरे के साथ जोड़ना चाहते थे, ताकि ये बहुत ही एक तो अगर ये किसी एक ग्रुप के साथ जुड़ जाते हैं तो इनको क्या होगा, एक के साथ अगर ये जुड़ गया है तो दूसरा इसका क्या करेगा, इसको मारने की कोशिश करेगा, लेकिन वो पावरफुल एक के साथ तो है ना, वो उसको बचा के तो रख सकता है ना, इसीलिए वो क्या करते थे, ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ना चाहते थे। इनके पास ऑप्शन ही यही था कि किसी एक देश के सामने जाके शामिल हो जाए। ये बेनिफिट था इनके लिए कि किसी एक के साथ जुड़ते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। चलिए देखते हैं अब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। गुट निरपेक्षता, नैम, नॉन अलाइन मूवमेंट। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कह सकते हैं। अब आपको पता है पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 2 ही ऐसे सुपर पावर्स थी, अमेरिका एंड सोवियत यूनियन, 2 ही ऐसे सुपर पावर थी। हम बात करेंगे नैम, ये एक अलग ग्रुप बनकर आया। अब एक बात बताइए, हमारा देश 1947 को आज़ाद हुआ, ठीक है, तो हमारा जो कोल्ड वॉर है वो कब से कब तक चलता आ रहा है? मैंने आपको बताया था 1945 से लेकर 1991 तक हमारा क्या चल रहा था, कोल्ड वॉर चल रहा था। तो अब सीधी सी बात है, हमारा भारत देश आज़ाद हो गया, उसके बाद इनके पास क्या ऑप्शन था? जितने भी स्वतंत्र राज्य हो रहे थे उनके पास ऑप्शन क्या था? 2 ही सुपर पावर्स थी, किसी एक ना एक ग्रुप में उनको शामिल होना था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, बहुत सारे जो देश थे उन्होंने मिलकर एक ग्रुप बनाया। बहुत सारे की बात करूँ तो पहले 3 ऐसे देश थे जिन्होंने सोचा कि हमें अपना एक अलग ग्रुप बनाना चाहिए, हमें किसी के ग्रुप में शामिल नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, अपना एक अलग ग्रुप बनाया। फिर 2 देश और शामिल हो गए, 5 देशों ने मिलकर नैम को स्टैब्लिश किया। ठीक है, नैम कब स्टैब्लिश हुआ, कैसे स्टैब्लिश हुआ, कौन कौन से देश थे उन्होंने इसको स्टैब्लिश किया। सबसे पहले हम नैम का मतलब देख लेते हैं। नैम क्या है? नॉन अलाइन मूवमेंट। मतलब क्या था, ये क्या इसका अर्थ ये होता है कि सभी जितने भी ग्रुप हैं, सभी के ग्रुप को छोड़कर अपना एक अलग ग्रुप बना लेना, अपना एक अलग गुट बना लेना, इसे क्या कहते हैं? नैम का मीनिंग कहते हैं। अब इन्होंने क्या किया, अपना एक अलग ग्रुप बना लिया, सोवियत यूनियन एंड यूएसएसआर को छोड़कर अपना एक अलग ग्रुप बनाया, जिसे नॉन अलाइन मूवमेंट कहते हैं। इसमें कौन कौन से देश शामिल थे? अब इनको डर था कि हम अपना अगर अलग ग्रुप नहीं बनाएंगे तो हम गुलाम दोबारा बन जाएंगे। अभी नए आज़ाद हुए थे, अब ये नहीं चाहते थे कि हम दोबारा से गुलाम बन जाए। तो इन्होंने क्या किया, अपना एक अलग ग्रुप बना लिया जिसे नैम कहा जाता है। अब ये कब हुआ? नैम की स्थापना सन 1956 में भारत के जवाहरलाल नेहरू, यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टिटो, मिस्र के गुलाम अब्दुल नासिर की इन सब ने क्या की, एक बैठक करी। बैठक करने के बाद नैम को इस्टेब्लिश कर दिया। अब 5 देशों ने मिलकर क्या किया, इसको इस्टेब्लिश किया। इन 5 के बारे में हम देखेंगे। जोसेफ ब्रोज टिटो जो थे वो कहाँ के थे? यूगोस्लाविया के थे।
जवाहरलाल नेहरू जो थे वो भारत के थे, सुकर्णो इंडोनेशिया के थे, वामे एनक्रूमो जो थे वो घाना के थे और गुलाम अब्दुल नासिर वो मिस्र के थे। इन 5 देशों ने मिलकर क्या किया, नैम को इस्टेब्लिश किया और एक तरीके से उन दोनों ग्रुप को छोड़कर अपना एक ग्रुप, एक अलग फ्रीडम वाला अपना एक अलग ग्रुप बना लिया। चलिए समझ में आया आप सबको, एक बार रीडिंग कर लीजिएगा, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। आगे देखते हैं। अब ये जो नैम बना था इसका सम्मेलन भी हुआ, समिट भी हुआ होगा। तो पहला जो सम्मेलन हुआ था, प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन, वो हुआ था 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। सबसे पहले कहाँ पे हमारा सम्मेलन हुआ था, 1961 बेलग्रेड में हुआ था। इसमें 25 देश जो थे वो शामिल थे, पहला जो हुआ था। अब 14 समिट जो हुआ था वो कब हुआ, 2006 में हुआ था, हवाना में हुआ था। इसमें 166 सदस्य देश थे और 15 प्रवेशक देश शामिल हुए थे। अब हम आपको समझ में आ गया कि पहले से बात है, कोई भी चीज़ हम बनाते हैं, कुछ इस्टेब्लिश करते हैं, उसके लिए मीटिंग होती है। तो मीटिंग के बाद सब अपना ओपिनियन देते हैं, उसके बाद इस्टेब्लिश करते हैं। तो ऐसे ही क्या हुआ, नैम को इस्टेब्लिश किया गया। नैम क्या था, उनका मोटिव यही था कि सबको छोड़कर अपना एक अलग ग्रुप बना लेना, क्योंकि वो अभी अभी आज़ाद हुए थे, वो नहीं चाहते थे कि दोबारा से हम गुलाम बन जाएं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं। अब जितने भी, अब हमने क्या पढ़ा था, इस पूरे चैप्टर में आपको 2 ही 3 चीज़ मिलेगी कि यूएसएसआर और यूएसए, ये दोनों ही सुपर पावर्स के बारे में हमने देखा कि इनकी आइडियोलॉजी क्या थी, इनके बीच में लड़ाइयाँ क्यों होती थी और कैसे कैसे इनके बीच में कब से कब तक लड़ाइयाँ चली और क्या क्या चीज़ें हुई। तो अब यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक है, इसकी फुल फॉर्म ही ज़्यादा पूछी जाती है और कुछ नहीं आता है। देखिए, शस्त्र नियंत्रण संधियाँ, ये संधियाँ की गई थी। संधियाँ क्या थी, नियंत्रण संधियाँ। अब इतने भी एक तरीके से परमाणु बम वगैरह जो होते हैं उन पर नियंत्रण करने के लिए संधि की गई थी। पहले फुल फॉर्म की बात करें तो LTBT, सीमित परमाणु परीक्षण संधि, ये 5 अगस्त 1963 को हुआ। सॉल्ट की बात करें तो सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता, ये कब हुआ, 26 मई 1972 को हुआ। हम स्टार्ट की बात करें तो सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि, ये 31 जुलाई 1991 में हुआ था। हम MPT की बात करें तो परमाणु अप्रसार संधि, 1 जुलाई 1968। ये क्या थे, ये परमाणु पर नियंत्रण करने के लिए सारी संधियां की गई थी ताकि क्या हो सके, सबको एक तरीके से नुकसान से बचाया जा सके। सीधी सी बात है, परमाणु बमों का हम क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे तो बहुत नुकसान हो सकता है, इसलिए क्या क्या इन पर नियंत्रण की संधियाँ की गई थी। ये चैप्टर मैंने आपको, जो पार्ट 1 था उसमें मैंने आपको कोल्ड वॉर के रीज़न तक पढ़ाया था, लेकिन इस वाले चैप्टर में हमने नैम के बारे में पढ़ा, 2 पावर्स के बारे में पढ़ा, सुपर पावर्स के बारे में पढ़ा कि सारे जो अब छोटी छोटी महाशक्तियाँ या बड़ी बड़ी महाशक्तियाँ दोनों एक दूसरे के ग्रुप में कैसे मिलना चाहती थी, इन सब के बारे में हमने पढ़ा। ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ईजी चैप्टर है, अच्छे से आप सब पढ़ लीजिएगा। आपको समझ में आए ना आए तो 1-2 बार आपको हमारे ASS ऑनलाइन लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, ताकि जितने भी आपके वीडियो, नोट्स वगैरह, PDF सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे YouTube चैनल ASS ऑनलाइन कोचिंग को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जितने भी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हमारे साथ जुड़ते रहिए। बाय।